प्रदेश सरकार में वन एवं युवा खेल मंत्री आदरणीय श्री राकेश पठानिया जी का यहाँ आज पत्रकार वार्ता में हम स्वागत करते हैं। साथ में संजय शर्मा जी का भी स्वागत करते हैं और आप पत्रकार मित्रों का हम यहाँ इस वार्ता में स्वागत करते हैं। माननीय खेल मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि पत्रकार वार्ता को अब वो शुरू करें। नमस्कार मित्रों, पिछली कैबिनेट में हमारी दो पॉलिसीज को अप्रूवल मिली और मुझे आदेश हुए थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि इसकी आप डिटेल में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको रिलीज करें। मुझे ये उचित लगा कि मैं धर्मशाला आकर इसको रिलीज करूं, तो वो आज प्रेस आपके माध्यम से मैं ये न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी जो पहली बार हिमाचल प्रदेश में फॉर्मुलेट की गई उसको विधिवत रूप से आपके माध्यम से मैं इसको प्रदेश की जनता को समर्पित करना चाहूँगा। 3 दिन पहले कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप सब मित्रों के बीच में धर्मशाला में इसको आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के युवाओं तक पहुंचाना चाहूँगा। इसकी एक सेट कॉपी मैं आप सबके लिए लाया हूँ और बहुत सालों से इस बात को महसूस किया जा रहा था कि एक कंप्रेहेंसिव स्पोर्ट्स पॉलिसी प्रदेश के लिए चाहिए। और मार्च 2010 में नियम 101 के तहत एक बहुत लंबी डिस्कशन हुई थी जिसमें मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था उस विधानसभा में पार्टिसिपेट करने का। और उसमें विधानसभा ने सर्वसम्मति से हर एक दल के हर एक सदस्य ने ये फैसला किया था और रेजोल्यूशन पास किया था कि एक कंप्रेहेंसिव स्पोर्ट्स पॉलिसी हिमाचल प्रदेश को दी जाए। और तब से इसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया था और पिछले दिनों में लगातार आजकल हम तीसरी वेव को बैटल कर रहे हैं और ये 3 वेव्स लगातार हिमाचल प्रदेश में जिसके कारण से काफ़ी प्रोसेस स्लो हुआ। तो मैं आपके सामने आज पूरी स्पोर्ट्स पॉलिसी को आपके सामने रखूंगा। ये महसूस हुआ हमें कि जो मौजूदा प्रदेश के अंदर एक स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसको एक हर फैक्टर को टच करने के लिए उसकी ज़रूरत थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि मार्च 20 के रेजोल्यूशन के बाद 101 के विधानसभा के प्रस्ताव के बाद इस पॉलिसी पे हमने काम करना शुरू किया और सारे स्टेक होल्डर्स के साथ इसको काम करके ड्राफ्ट पॉलिसी 21 जिसको हमने तैयार किया, 22 में उसको हमने लॉन्च किया। सवाल ये आता कि इसकी क्या जरूरत पड़ी हमें कि क्यों, वाई शुड वी नीड अ न्यू पॉलिसी। एक्सेस टू स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज जो बहुत कम थी इस प्रदेश के अंदर और आज के दिन में भी मैं समझता हूँ बहुत कम। लो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, बच्चों का आपस में पार्टिसिपेशन का लेवल बहुत कम है और ये महसूस किया गया कि बच्चियां खास करके गर्ल्स की पार्टिसिपेशन नेग्लिजिबल के बराबर। और ये भी महसूस किया गया कि जो हमारी पारंपरिक खेलें हैं, कबड्डी है, खो खो है, जो जिसको हम इंडिजिनस इंडियन नेशनल गेम्स बोलते हैं, इनके ऊपर एम्फेसिस कम होता जा रहा है और कुछ एक खेलों की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। एक कंप्लीट पैकेज ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो नेग्लेक्ट हो रहा है। ऐसे ही महसूस हुआ कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, खास करके प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं और एक बहुत बड़ा चंक बच्चों का प्राइवेट स्कूल्स में और कॉलेजेस में पढ़ रहा है और वहां पे खेल नाम की कोई चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता। वो बच्चा एक किताब का कीड़ा बनकर रह जाता है, 10वीं में बहुत मोटा चश्मा लग जाता है और वैसे ही उसका आगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक काम चलता है और एक फिजिकल फिटनेस से वो बच्चा बिल्कुल अपने आप को वंचित रखता है। और वैसे ही हमारे पास स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स हॉस्टल्स की बहुत कमी थी। ये भी हमको महसूस हुआ कि अगर हम स्पेशलाइज्ड बच्चों को उठाएं, उनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देनी हो तो उनको कहाँ रखा जाए, तो वो हमें बहुत कमी महसूस हुई। रोल ऑफ स्पोर्ट्स एसोसिएशंस को हमको क्लैरिफाई करना था, उसको हमको बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर करना था कि आफ्टर ऑल स्पोर्ट्स एसोसिएशंस की क्या रोल रहेगा, क्या भूमिका रहेगी और भाई वाली गवर्नमेंट के साथ क्या रहेगी। हाउ विल बी द गवर्नमेंट एंड द एसोसिएशन विल पार्टनरशिप इन द ग्रोथ ऑफ द स्पोर्ट्स इन हिमाचल प्रदेश। इसी तरीके से
हमको मेडल इंसेंटिव स्पोर्ट्स जो है जिनमें बल्क मेडल्स हमें मिल सकते हैं, जैसे एथलेटिक्स है, बॉक्सिंग है, जूडो है, शूटिंग है, जिम्नास्टिक्स है, जहां से छोटे बच्चे के ऊपर हम काम करना शुरू कर सकते हैं। क्या इसके लिए कोई एक स्पेशलाइज पॉलिसी हमारे पास है कि इसके लिए हम स्पेशलाइज कोई डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं? और एक हमारे पास साइंटिफिक स्पोर्ट्स सिस्टम फॉर परफॉर्मिंग एथलेटिक्स। मुझे एक स्पोर्ट्समैन रहते हुए ये महसूस हुआ, और आज मैं जब बच्चों को देखता हूँ वैसे मुझे महसूस हुआ कि हम एथलेटिक्स में एक लेवल ऑफ स्टेमिना, एक लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन में तो हम पहुंच जाते हैं। उसके आगे अगर हमें जाना हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमको मार्क्स ब्रीच कर रहे हो, तो आपको एक बहुत साइंटिफिक ट्रेनिंग की जरूरत है। वो साइंटिफिक ट्रेनिंग की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में नहीं थी। इसी तरीके से वोकेशनल ट्रेनिंग और काउंसलिंग जो है वो कैरियर प्रोफेशनल कैसे बने, कि एक स्टूडेंट को इस बात के ऊपर आपको कन्विंस करना है कि ये एक बहुत बढ़िया कैरियर भी आपका बन सकता है, और उसको उस तरीके से कैरियर को आपने कैसे शेप करना और कैसे अपने प्रोग्राम्स को आपने बनाना है, उसके बारे में आपको व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। इसमें स्ट्रैटेजीज हमने जब हमारी बात हुई तो एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स की बात आई, और स्पोर्ट्स के बारे में जो गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है उसको पॉजिटिव करने के बारे में हमें महसूस हुआ। अब इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन आएंगे? स्टेक होल्डर्स, सबसे पहला स्टेक होल्डर तो हमारी गवर्नमेंट आएगी, दूसरा स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आएगा, पंचायती राज आएगा, रूरल डेवलपमेंट आएगा, अर्बन डेवलपमेंट आएगा, टूरिज्म आएगा, फॉरेस्ट आएगा, ये विभिन्न विभाग जो है इसमें स्टेक होल्डर्स आएंगे। एचपी स्पोर्ट्स काउंसिल इसमें जो है वो आएगा, ओलंपिक एसोसिएशन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन आएगी, यूथ क्लब्स आएंगे और स्पोर्ट्स क्लब्स आएंगे, और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए, ये सारे हमारे स्टेक होल्डर्स के रूप में इस हमारे सामने ये पिक्चर सामने आई। अब अगली बात हमारे पास आती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने कैसे करना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट, और इसको हम क्लब ही कैसे कर सकते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा आपको, मैं कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाना चाहूंगा। हमने बहुत सी पंचायतों को अडॉप्ट किया जहां पे ग्राउंड्स को हमने मनरेगा के साथ डबटेल किया। जैसे हमने 10 लाख रुपया स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से दिया, तो उनकी 20-20 लाख की हमने फाइलें तैयार करके 5 शेल्फें उनकी हमने नरेगा से तैयार करवाई, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को हमने इन्वॉल्व किया, तो हमारे पास 1-1.25 करोड़ रुपए का ग्राउंड खड़ा हो गया। हमने यहाँ पे ऐसे ग्राउंड्स भी कांगड़ा जिले में तैयार किए जिनका 120 मीटर बाय 300 मीटर का हमको सरफेस मिला, और केवल हमारी जो राशि लगी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की वो केवल 15 लाख रुपए लगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एक विधायक है, हमको जैसे हम कुछ ग्राउंड्स की प्रायोरिटीज में पैसे देते हैं, हर साल देते हैं, 4-5 ग्राउंड्स के लिए पैसे देते हैं। 15 लाख रुपए यूथ एंड स्पोर्ट्स ने दिया, विधायक 10 लाख रुपए अपना डाले, 25 लाख रुपए हो गया, और नरेगा में पंचायत को इन्वॉल्व कर ले तो 1.5 करोड़ रुपए का वहां पे वो स्टेडियम खड़ा कर लेगा। इस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर भी हूँ, हम बड़ा स्पेसिफिक क्लियर करते हैं कि आप पेड़ नहीं काटेंगे, पर जगह खाली है फॉरेस्ट की है, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई दरख्त नहीं, कुछ नहीं है, हम उसकी आपको फेंसिंग करा के देंगे, उसके अंदर आप ग्राउंड डेवलप करिएगा, उसके अंदर बच्चे खेले, गेट भी लग जाएगा, अंदर कोई जानवर भी नहीं आएगा, और वो जगह फॉरेस्ट की जो है बच्चों को उपलब्ध होगी। इस तरीके की पार्टनरशिप जो है क्लबिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, वो हमने इसमें महसूस की। इसी तरीके से यूथ क्लब्स, स्पोर्ट्स इन शेप ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी मैंने आपको व्यवस्था बताई थी कि कैसे हमें क्लस्टर्स को बनाना है, ये सारा हमने, और यूथ एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज टू फोकस ऑन डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्सेस, और इसी तरीके से हमें सुपर स्पेशलिटी कम्प्लेक्सेस जो है एडिशनल टू ग्रास रूट कम्प्लेक्सेस, वो हर जिले में 1-1, 2-2, उसके ऊपर मैं आगे विस्तार से आऊंगा। और इसी तरीके से हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर जो हमारे लिए एक मनी स्पिनिंग मशीन बन सकता है, जिसमें बहुत से टीमें बाहर से बुला के, इवन विदेश की टीमें यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकती हैं, और हमें अच्छी धनराशि उसमें मिल सकती है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश एक हिल स्टेट है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको भी महसूस किया कि हमें विंटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऊपर भी कंसंट्रेट करना चाहिए। अब चाइना में ओलंपिक्स होने जा रही है, विंटर ओलंपिक्स होने जा रही है, हमारा बच्चा कोई नहीं वहां जा सकता। एक बच्चा है, तैयार है, पाइपलाइन में है, पर अभी भी कुछ सेकंड्स की क्वालिफिकेशन की वजह से अभी तक वहां पे पहुंच नहीं पाया, क्योंकि हमारे पास एक डेफिनेट पॉलिसी नहीं थी, हमारे पास एक मार्गदर्शन क्लियर नहीं था कि गवर्नमेंट के पास एक ऐसी पॉलिसी नहीं थी जहां पे हम विंटर स्पोर्ट्स के ऊपर, हमारे पास कम से कम 11 इवेंट्स ऐसे हैं जो विंटर स्पोर्ट्स के लिए वो एलिजिबल हैं। वैसे ही हमने धर्मशाला और शिमला के अंदर आइस हॉकी, आइस स्केटिंग और फिगर स्केटिंग के 5 इवेंट्स के लिए हमने अब स्मार्ट सिटीज को ये प्रोजेक्ट भेजा। शिमला का हमारा मंजूरी होगा आ गई है, और उसके हमें सैंक्शन भी रिलीज हो गई है। धर्मशाला की पाइपलाइन में उम्मीद है कि जल्द हम इसको भी कर पाएंगे। इसी तरीके से हमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करना और सुपर स्पेशलिटी कम्प्लेक्सेस को जिला वाइज तैयार करके इसके ऊपर आगे हमें काम करना था। अब हमारी प्रायोरिटीज जो रही हैं उसके बारे में मैं एक मिनट में बात खत्म करूंगा। कैटेगराइजिंग ऑफ स्पोर्ट्स डिसिप्लिन इनटू हाई प्रायोरिटी एंड अदर, हमारे को
अपने आप को आइडेंटिफाई डिस्ट्रिक्ट वाइज करना है कि किस स्पोर्ट के ऊपर हम यहाँ पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, कहाँ पे हमारे मेडल स्कोप्स ज़्यादा है। इस तरीके से हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी को हम उनको अदर सेगमेंट्स में बांट के उनको इस तरीके से प्रमोट करना चाहेंगे। और क्राइटेरिया ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्पोर्ट्स एसोसिएशंस, ये सारा का सारा हमने इसमें डिफाइन किया है और प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स क्लब को हमने स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ इसमें जोड़ा है। अब मैं एनहांसमेंट ऑफ मेडल्स के ऊपर भी आऊँगा और इसमें प्रोविजन हमने क्लास 1 क्लास 2 अपॉइंटमेंट में 3% का कोटा जो है अब इसमें हमने फिक्स किया है, 2% बढ़ा के कि 3% कोटा जो है, और हर एक डिपार्टमेंट इसमें अब इन्वॉल्व हो। बहुत से डिपार्टमेंट अभी तक इसमें इन्वॉल्व नहीं थे जो स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत नौकरी देते थे। अब एवरी डिपार्टमेंट विल बी मेड मैंडेटरी इन द स्पोर्ट्स पॉलिसी कि आपको 3% के लेवल पे स्पोर्ट्स कोटे में भर्तियां करनी होंगी, नौकरियां देनी होंगी। और इसी तरीके से हमने इनके कैश प्लान्स और सारे टूर्नामेंट्स की सूची इसमें हाजिर की है जो हम रिकॉग्नाइज्ड टूर्नामेंट्स हैं। और इसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट यूथ स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स का हम एक सेंटर है हिमाचल प्रदेश में, हमने 8-9 सेंटर्स को अब रोप इन किया है जिनको हम फाइनलाइज करने जा रहे हैं और भारत सरकार को हमारी प्रपोजल गई है। और मैं 2 या 3 दिन में अनुराग ठाकुर जी को मिलने दिल्ली जा रहा हूँ जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय, और हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं और हमें एक बहुत बड़ा सहारा उनके माध्यम से नजर आ रहा कि उनके आशीर्वाद के साथ ये जो सारा कुछ हम तैयार कर रहे हैं उसमें हमें उनके आशीर्वाद के साथ धनराशि का भी वो मिलेगा। हम उसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इसी के अंदर जो हम स्पोर्ट्स सेंटर्स की बात करें उसमें स्पोर्ट्स साइंस फैसिलिटीज को भी ऐड करने का निर्णय लिया, और इसमें ताकि इसके अंदर आप हर एक किस्म की कोचिंग और कोचेस के ऊपर भी हम ध्यान दे सके। एग्रेसिव टैलेंट हंट और ग्रास रूट लेवल के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, इसके ऊपर भी आ रहा हूँ। मैं आपको एक जो हमने फीसेस एनहांस किए हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। आज तक हमारे पास कोई क्लियर पॉलिसी नहीं थी कि कोई गोल्ड जीत के आता है या कुछ जीत कर आता है उसको हमने क्या देना है। तो समर ओलंपिक्स के लिए हमने जैसे तय कर लिया है कि गोल्ड मेडल को जीत कर आएगा तो हम उसको 3 करोड़ रुपया देंगे, और सिल्वर मेडल को जीत के आएगा तो उसको हम 2 करोड़ रुपए देंगे, और अगर कोई ब्रॉन्ज मेडल जीत के आएगा तो उसको हम 1 करोड़ रुपए देंगे। और इसमें पैरा ओलंपिक्स को भी एट पार हमने इसमें डाल लिया है ताकि हम पैरा ओलंपिक्स को भी इसके साथ डाल के इसके ऊपर ये इस तरीके से सारे कॉमनवेल्थ में क्या होगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में होगा, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में क्या होगा, यूथ ओलंपिक्स में क्या होगा, ये सूची मैं आपको दे रहा हूँ। ये सारा का सारा इसमें हमने तय किया है। अब मैं जो स्पोर्ट्स टैलेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे पिछले दिनों में हमने यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कांगड़ा पार्लियामेंट की मीटिंग हुई थी, पर उसके तुरंत बाद थर्ड वेव का हमें सामना करना पड़ा। अब आई होप कि हम आने वाले दिनों में इसका डिक्लाइन देखेंगे। जैसे आज पे आप देख रहे हैं कि कर्व फ्लैट होना शुरू हो गया, और उम्मीद है कि अगले 15 दिन महीने के अंदर इसके हम बिल्कुल इसका जो है लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। तो हम मार्च के महीने में 1 मार्च से अपना इस जो है खेलो महाकुंभ को जो है इसको लॉन्च करने की तैयारी में है। और इसको हमने जो इसकी यूनिट बनाई है वो पंचायत लेवल की बनाई। एक पंचायत कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने लेवल पे पार्टिसिपेट करेगी, और पंचायत की जो चैंपियंस बनेगी टीम कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे वो चैंपियंस बनेंगी, वो इंटर पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करेंगी, और इंटर पार्लियामेंट के बाद चारों पार्लियामेंट से आपस में कंपटीशन होंगे, और उसके तहत हम हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक एक्सक्लूसिव एक जो है एकेडमी एक स्पोर्ट की जो है उसको लॉन्च करने जा रहे हैं, और जिसके अंदर कम से कम 50 बेटियों के लिए और 50 बेटों के लिए ठहरने की व्यवस्था, जिसको बढ़ा के 100 फिर 150 की करने का व्यवस्था करेंगे। हमने आइडेंटिफाई करना शुरू किए कुछ बड़े स्कूल्स और बड़े कॉलेजेस हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां पे हॉस्टल फैसिलिटीज हैं, और उनको हम शॉर्टलिस्ट करके केवल स्पोर्ट्स के लिए उनको एयर मार्क करने वाले हैं, और उसके अंदर कुछ स्पोर्ट्स को हम एयर मार्क करके उन कॉलेजेस को और उन यूनिवर्सिटीज को वो स्पोर्ट्स देने वाले हैं कि आप इस एकेडमी को यहाँ पे चलाएंगे, और ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हम इसके लिए यूज करेंगे, और इतने बच्चे वहाँ पे एकोमोडेट होंगे, और उस तरीके से हम उनको तैयार करके एक कॉम्पिटिटिव माहौल में लेके आना चाहेंगे। और आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश का यूथ शुड डॉन द नेशनल एंड द इंटरनेशनल कलर्स, ये हम एक एम्बिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये आज आपके माध्यम से मैं हिमाचल स्वर्णिम जयंती स्पोर्ट्स पॉलिसी 21 जो 22 में हमने रिलीज की है, इसको आपके सामने पेश करता हूँ। आपको भी सवाल है तो उसका स्वागत। साइना नेहवाल अकेडमी का क्या स्टेटस? देखिए वो अलग से विषय आएगा, इसके साथ स्पोर्ट्स पॉलिसी के साथ उसका कोई वो नहीं होने वाला, बट मैं उसमें थोड़ा क्लेरिफाई कर दूं कि अभी तक हमारी कुछ थोड़ा सा डेडलॉक है कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो अभी तक क्लेरिफाई नहीं हो रहे कि हम ज़मीन भी दें, इन्वेस्टमेंट भी क्या हम करें, और वहाँ पे हमारे बच्चों को क्या क्या बराबर का शेयर मिलेगा। वी आर लुकिंग फॉर एन इक्वल शेयर
इन द कंप्लीट एक्टिविटी। उस प्रोजेक्ट को हम उस लेवल से वो चाह रहे हैं कि हम ज़मीन भी दे दें और इन्वेस्टमेंट भी कर दें और हमारा शेयर भी कुछ ना रहे उसमें, तो वैसा नहीं होने वाला। हमने उसमें थोड़ा सा उनसे 2-3 बार डायलॉग हुआ है, उम्मीद है वी शुड रीच अ फाइनल डायलॉग शॉट। सर, हिमाचल के जो ओलंपियन रहे हैं, हिमाचल के जो पूर्व ओलंपियन रहे हैं और इस समय भी ओलंपिक खेलते हैं, उनका किस तरह से कंट्रीब्यूशन रहेगा खेल नीति? वो आप इसमें पढ़ेंगे आप डिटेल में। जो हमने एक तो पुराने ओलंपिक के जो ओलंपिक्स में रहे हैं उनको भी हमने इसमें इन्वॉल्व किया है और जो नेशनल लेवल के रहे उनको भी हमने इन्वॉल्व किया। हमारी 8-9 बैठकें इसमें हुई है। लास्ट बैठक हमारे ओलंपिक एसोसिएशन के साथ पूना में हुई थी और एक पहली बैठक हमारी आज से 1 साल पहले धर्मशाला में हुई थी, जहाँ पे सारे एसोसिएशन फेडरेशन के लोगों को बुलाया था। उसके बाद 3 बार मैं शिमला में के साथ बैठा हूँ। मैं इसमें आपको स्पष्ट करना चाहूँ, जो ओलंपिक्स के लिए बच्चा क्वालिफाई करेगा, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। जो बच्चा फॉर एग्जांपल की 2 या 3 बच्चे बेटियां कोई हमारी क्वालिफाई करके ओलंपिक के लिए, वहां से हम उसको टेकअप कर लेंगे। और उसके पहले आगे हमें लगता है कि ये पोटेंशियल ओलंपिक्स में लेवल वाला, तो उसको भी हम उसको टेक ऑफ करके उसको हम एक, तभी मैंने कहा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम हिमाचल प्रदेश में तैयार करना चाहेंगे। जैसे NIS पटियाला में जो फैसिलिटीज है उस लेवल की फैसिलिटीज भी हम कुछ लेवल तक हिमाचल में लाना चाहेंगे और कुछ पार्टिसिपेशन हम NIS के साथ भी बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे लोग जा सके। जैसे आपने कहा कि जो पूर्व में ओलंपिक्स खेले हैं उनको भी पूरी तरह से इन्वॉल्व करके एक और इसमें हम चीज ऐड कर रहे हैं। जो बहुत से हिमाचल प्रदेश में बच्चे और बच्चियां हैं जो स्पोर्ट्स कोटा में हिमाचल प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं। अब मैं आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात बताऊं कि हमारे पास एक बच्ची कोटला से आई है, वो एडजस्टमेंट करना चाह रही थी अपनी। मैंने उसको पूछा बेटा कैसे आपको नौकरी मिली? शी सेड आई केम फ्रॉम द स्पोर्ट्स कोटा। तो वो 400 मीटर की नेशनल चैंपियन रही। तो हम ऐसे बच्चों को, हमारे पास बहुत से डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जो बहुत अच्छा खेल कर आई है, सॉफ्ट बॉल में, हैंडबॉल में, बास्केटबॉल में, खो खो में नेशनल इंडिया रिप्रेजेंट करके यहीं पर अब एक टीचर की नौकरी कर रही। हम उनको वापस रिपैट्रिएट करके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट लेके आ रहे हैं, उसकी सूचियां तैयार कर रहे हैं और उनको स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस देंगे। जैसे एक बच्ची फलाने स्कूल में लगी है तो उसको एकेडमी भी उसी स्कूल में दे दी जाएगी। अगर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वहीं पे वो 50 बच्चों की उसको जिम्मेवारी दी जाएगी कि इन 50 बच्चों को अब आपने ट्रेन करना है। इस तरीके से हम क्लस्टर्स बनाएंगे जिन बच्चों को, ताकि हमारी कोचेस की कमी भी वो पूरी हो। और एक बहुत बड़े हाई लेवल पे मार्च के बाद रिक्रूटमेंट भी करने वाले हैं नेशनल लेवल के कोचेस के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिसकी बहुत कमी है इसमें। सर 19 साल बाद ये नई खेल नीति 1 by 1 हाँ जी। सर 19 वर्षों बाद ये नई खेल नीति आई है, ये इतना लेट क्यों? आपको नहीं लगता ये पहले हो जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। बहुत कुछ बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। अब हो रहा है तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। और जैसे हमने विधानसभा के अंदर बताया आपको कि बहुत बड़ी बहस हुई थी और 101 के तहत के अंदर कई घंटे वो बहस चली थी। मैं भी उस पर 40-45 मिनट बोला था, तब मैं विधायक था। और तब इसमें एनोनिमसली में सब सारे विधायकों ने, कांग्रेस का, बीजेपी का, कम्युनिस्ट का, सबने बैठ के ये तय किया था कि आपको एक तुरंत एक स्पोर्ट्स पॉलिसी से पहले भी आई थी, अगर आपको याद होगा पिछले सरकार में आई थी, वो उसका केवल एक टारगेट था कि BCCI को के जो कम्प्लेक्सेस हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर और अनुराग ठाकुर को अनसीट कैसे किया जाए और उन कम्प्लेक्सेस के ऊपर टेक ओवर कैसे किया जाए। ये दिस पॉलिसी हैज नो पॉलिटिकल वेंडेटा। इसमें हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। इसमें केवल और केवल एक ही एजेंडा है, दैट इज द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, वेलफेयर ऑफ द यूथ, और एक मार्गदर्शन, एक सेट पॉलिसी जिसके माध्यम से बच्चे आ गए हैं। हाँ जी पंडित जी। खेल जो संघ है उन पर जो राजनीतिक लोग हैं वही अधिकतर जो है वो खेल संघों को चलाते हैं और उस जो संबंधित खेल है उससे उनका बहुत सारे लोगों का नाता भी नहीं होता है। हम देख रहे हैं कि वही लोग रन कर रहे हैं। नई पॉलिसी में क्या होगा? कोई जिस तरह से आप बता रहे हैं, कोई पूर्व खिलाड़ी हैं, कोई टीचर हैं, कोई क्या उनकी सहभागिता को इसमें शामिल किया जाएगा? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न जी। मैंने इस बात को भी स्पोर्ट्स पॉलिसी में ऐड किया है। हम लोग जो हम पिछले दिनों में हमारी पॉलिसी रुकी थी वो इसी वजह से रुकी थी। मैं आपसे बड़ा स्पष्ट तौर पे इसको कहूँगा। एक सेट यार्डस्टिक है भारत सरकार का, हम उसको लाना चाह रहे थे, पर हमारे ओलंपिक एसोसिएशन और कुछ एसोसिएशन को इसके बारे में तकलीफ थी, प्रॉब्लम थी कि इसको आप मत लाइएगा। उसके अंदर एक रूल बड़ा तय है कि कोई भी व्यक्ति 12 साल से ऊपर जो है वो किसी उसमें कंटिन्यू नहीं कर सकता है एक पोजीशन के ऊपर। अब वो हाई कोर्ट से कुछ फेडरेशन जीत गई हैं और मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट में भी वो लगातार जीतने वाली है। जैसे क्योंकि मैटर सब जुडिशरी है इसलिए हम इसको डाल नहीं सके अभी स्पोर्ट्स पॉलिसी में। जैसे उसका फैसला आने वाले दिनों में हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली हमने उसका क्लॉज रखा है, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी। उसके तहत फिर 12 साल से ऊपर, और हमने जनरल अपील भी की है, सबसे निवेदन भी किया, और जब फेडरेशन के लोग मिले थे उनसे भी मैंने अपील की थी। मैं कहा अगर आप खेले हैं ये खेल, अगर जैसे अनुराग ठाकुर जी रणजी ट्रॉफी प्लेयर है तो वो एक कैपेसिटी रखते हैं कि हमने वो एक लेवल पे खेल चुके हैं। कोई नेशनल खेला है, इंटरनेशनल खेला है, कोई नेशनल अवार्डी है, तो उनका हम स्वागत करेंगे। जैसे कांग्रेस में रामलाल ठाकुर जी थे, वो नेशनल टीम में थे कबड्डी में, तो हम उनका स्वागत करेंगे। ऐसे हम अबव पॉलिटिक्स,
राजनीति से बिल्कुल ऊपर उठ के जो लोग किसी खेल में एक्सेल कर चुके हैं उनका स्वागत है। बाकी हम नहीं चाहेंगे केवल कुर्सी आप इसलिए बैठ के एक फेडरेशन के अध्यक्ष बन जाओ क्योंकि आप एक पॉलिटिशियन हो या कोई अधिकारी हो। उनको हम इसमें किस तरह लाएंगे सर? उनको रिप्लेस खिलाड़ी ही करें, बड़ा क्लियरली डिफाइंड है सर। अच्छा सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से आपके पास ये डिपार्टमेंट आया है स्पोर्ट्स का, तब से आपने दिन रात इसके लिए किया और खास तौर पर जो वो स्पोर्ट्स पॉलिसी के लिए आप संघर्षशील रहे हैं और आज मेरे सामने भी है स्पोर्ट्स पॉलिसी। लेकिन जितनी बातें आपने कही हैं, जो भी कुछ कहा है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर समय भी अवधि को निश्चित की जाएगी जब तक आप हैं अपने कार्यकाल में, ताकि जो खिलाड़ियों को है वो अच्छे आयाम मिल सके? और जैसे अकेडमी की आपने बात करी, अच्छे कोचिंग सेंटर की आपने बात करी, क्योंकि होता क्या है ना कि बातें बहुत होती हैं और वो कंक्रीट रिजल्ट हमारे पास आते नहीं हैं। देखिए, ये कैबिनेट की पास की गई एक वैलिड डॉक्यूमेंट है हिमाचल सरकार का, जिसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा के बाद, जैसे आपने भी कहा कि इतने सालों से ये क्यों नहीं आई, जब कैबिनेट से अप्रूव हुई कुछ चीज़ आती है इसके ऊपर बड़ा थ्रेश वेट, इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। हमारे अधिकारियों को मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि पिछले लगातार 2 साल से कोविड के बावजूद भी हम लोगों ने, मैंने ही कुछ नहीं होगा तो इस पॉलिसी को कोई 200, 250, 300 बारी पढ़ा होगा, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 600-700 लाइनें खुद इसमें डिक्टेट करके बैठ के लिखाई होंगी। और अक्रॉस द कंट्री हमने स्पोर्ट्समैन के साथ बात की है, उनको इन्वाइट किया, मैं उनके पास गया हूँ, उनसे बैठ के हमने राय ली है, हर एक बात को हमने ऐड किया गया। अब इसके ऊपर जो आपने जो बात पूछी है उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका एक मास्टर प्लान अब बनेगा और एक इसका कैलेंडर फॉर्मुलेट होगा जो हम मार्च तक करके लॉन्च करके आपको यहीं पे दे देंगे। और उस कैलेंडर के तहत हर महीने की एक्टिविटी उसमें प्लान होगी कि इस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए हर एक महीने में इसके कैलेंडर में क्या क्या शेड्यूल जो है वो ऐड होंगे और किस तरीके से एवरीथिंग विल कम टू प्लेस। जैसा आप चाह रहे हैं, आप सुनो, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि ये आज अनाउंस होगी, पर अब ये इन प्लेस कैसे आएगी, यही आप पूछना चाह रहे हैं विजेंद्र जी। ये इसके लिए एक स्पोर्ट्स कैलेंडर बनता है जो हमारा मार्च में इशू हो जाता है और गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूटी। खैर, मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि अगले साल भी मैं ही आपको स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रूप में यहाँ मिलूंगा भोलेनाथ की कृपा से। पर एक स्पोर्ट्स पॉलिसी जब इन प्लेस आई थी, इट बिकम्स अ कंटिन्यूटी मैटर। एक पॉलिसी आई थी जो केवल कुछ चंद पेजों की पॉलिसी थी, जो एक पर्टिकुलर क्रिकेट के एक एसोसिएशन को पर्टिकुलरली जो है उसको पिन पॉइंट करना चाह रही थी। और मैंने उस पर भी विधानसभा में खूब बोला था कि जो व्यक्ति विधानसभा में मौजूद नहीं है उसको आप कैसे यहाँ पे उसको डिस्कस कर सकते हैं। ये जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है, इसमें कहीं पे भी किसी भी राजनीतिक किस्म की कोई बदबू नहीं है। ये प्योर वेलफेयर ऑफ द यूथ एंड प्रमोशन ऑफ द यूथ और टैलेंट सर्च के ऊपर बेस्ड है। सर, गांव में मैदान नहीं बन पाते, आपने कहा कि फॉरेस्ट भूमि को हम सरल करेंगे, वहां पर मैदान बन सके, किस तरह से हो पाएगा सर ये संभव? इसमें बड़ा क्लियर है। आपको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, जैसे फॉर पर्टिकुलर मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप शाहपुर से संबंध रखते हैं, वो कोई ऐसी जगह आपको मिलती है वहाँ पे जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है और अच्छी है, आपको केवल सीधा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही अप्लाई करना है किसी रजिस्टर्ड यूथ क्लब के माध्यम से। रजिस्टर्ड यूथ क्लब के माध्यम से हम उनके साथ जो है यूथ एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एग्रीमेंट करेगा और हम उसको वायरिंग करा के, फेंसिंग करा के उस ग्राउंड को तैयार करके भी आपको देंगे, ताकि उसके अंदर पेड़ हम जो है फेंसिंग में लगवाना चाहेंगे बच्चों से कि इसकी अगर हमने 4 हेक्टेयर जगह आपको दी है जिसमें केवल बुशेस थी, झाड़ियाँ थी, पेड़ को नहीं था, अगर 1-2 हैं भी उसके भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो कटेंगे नहीं, उनके लिए बिल्कुल प्रतिबंध होगा। अलग से हम उतनी ही प्लांटेशन और वहाँ पे करेंगे और प्लस वो जो खाली जगह है उसमें बच्चे अपनी खेलकूद की एक्टिविटीज को जारी रखेंगे, हम उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। सर, हिमाचल एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए अब जाने लगा है, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए कितनी जगह है? पूरा पेज एक एडवेंचर स्पोर्ट्स का इसमें हमने डाला भाई सर, और पूरा एडवेंचर स्पोर्ट्स को कैसे प्रमोट करना है, कैसे उसके बारे में हमारा विजन है, वो एवरीथिंग इज पिन पॉइंटेड इन दिस। और एडवेंचर स्पोर्ट्स के माध्यम से मैं फील करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश एक हब ऑफ एक्टिविटीज बन सकता है और हमने एडवेंचर स्पोर्ट्स को टूरिज्म को भी इसके साथ जोड़ा है। और उसमें मैंने कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम लिए, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म भी उसके अंदर आता है कि एक जैसे बंची जंपिंग है, आपका ट्रैकिंग है, हाइकिंग है, आपका हाई एल्टीट्यूड साइकिलिंग है, आपकी हाई एल्टीट्यूड रनिंग है, आपकी मैराथन्स हैं, आपकी क्रॉस कंट्रीज हैं, ये सारा हम टूरिज्म के साथ इसको जोड़ सकते हैं। सेफ्टी मेजर्स जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के जी, सेफ्टी मेजर्स एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, इस पे कुछ टाइम से काफी कंट्रोवर्सी हो रही है क्योंकि नहीं, आई थिंक हमने इसको काफ़ी क्लियर कर दी है और मैं उसकी एक सेट ऑफ रूल्स भी आपको दे दूंगा। हमने माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट मनाली को इसका प्रीमियम इंस्टीट्यूट घोषित किया है, वहाँ से हम बाकायदा लाइसेंसेज अब इशू कर रहे हैं पैराग्लाइडर्स को भी, और उसके अंदर हमने बाकायदा यार्डस्टिक्स फिक्स कर दिए A-B-C कैटेगरी में जो पायलट्स उसमें लेंगे वहाँ का उनका सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए, उसके बाद ही हम उनको लाइसेंस। सर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कौन कौन से एक्सीलेंस आने की तैयारी में?
नहीं, अभी तो हम एक फॉर्मूला जो है पॉलिसी लेकर आए हैं जिसको हमने गवर्नमेंट का एक हिस्सा बनाया है। अब डेलिब्रेट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक यकदम हम पिछले 20 दिन से जो है उसके अंदर आगे थे, कोविड वेव के अंदर आगे थे, और आज मुझे लग रहा है कि कुछ हल्का हल्का केसेस कम होना शुरू हुए हैं। ये आने वाले कुछ दिनों में हम आपको इसको बता देंगे। सर, स्कॉलरशिप को, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप को बिल्कुल जी, इसमें एक पेज स्कॉलरशिप का भी डाला हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दूं, अच्छा सवाल है। एक स्पोर्ट्स जो स्कॉलरशिप्स हैं और जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके क्लासरूम्स में सब्जेक्ट्स के अंदर उनकी हाजिरी कैसे लगेगी, उसके अंदर उनको इंसेंटिव्स कैसे मिलेंगे, और उनकी जो है वो जिसको कहते हैं कि वो होता है रोल कॉल में कमी ना आए, कि होता है कि वो इस बच्चे ने इतने पीरियड लगाए नहीं, भाई ये तो पेपर देने के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। वो सारी चीज़ों को इसमें हमने ध्यान रखा गया है, और जो बच्चे अच्छा करके आएंगे उनको स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स के लिए भी इसमें प्रावधान बन दिया है, उसके भी रेट्स पूरा बताएं। सर, सेंटर से नेशनल स्पोर्ट्स हॉस्टल धर्मशाला के लिए आता है, लेकिन उसके लिए जमीन नहीं मिल पाती है। कई इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट है जो सेंटर से आ रहे हैं, लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट जमीन नहीं दे पा रही। उसको नहीं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जो भारत सरकार से आ रहा हो। हॉस्टल धर्मशाला में स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए हमारे पास 60 कनाल की अलग से भूमि है, अवेलेबल है, अभी भी है हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए परसों अनुराग जी को मिलने फिर से धर्मशाला जा रहा हूँ। मेरी कल रात को भी बात हुई है, वो लखनऊ में थे। जैसे उनका हमें यूपी के चुनाव में बहुत व्यस्त है, वहाँ पे सह प्रभारी हैं, जैसे हमें समय मिलेगा, मुझे उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन में ही मैं आपसे दिल्ली मिलूंगा, तो मैं फाइनली सारे प्रोजेक्ट लेके एक, क्योंकि हम भी चुनावी वर्ष में हैं, हम भी जल्दी में है कि हमें कुछ सैंक्शंस वहाँ से दिल्ली से आए ताकि हम उन प्रोजेक्ट्स को धरातल में यहाँ पे उतारना शुरू करें। और उसके लिए भारत सरकार, बिकॉज YSS जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, और स्टेट के पास इसके लिए कभी भी बजट का प्रावधान नहीं हुआ, और हमारा बजट कभी भी 20-22 करोड़ से ऊपर बढ़ा नहीं। हमने लास्ट ईयर इस बजट को बढ़ा के 55 करोड़ किया। इस बार मैं जब बजट सेशन आएगा तो उसमें आपको खुशखबरी दूंगा। इसको काफ़ी हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं इस बजट को। पहली बार इसको यूथ एंड स्पोर्ट्स को भी एक ऐसा स्थान स्पोर्ट्स हिमाचल प्रदेश में हम जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में देने वाले हैं, जहाँ के महसूस हो गया एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे बच्चों का कोई भविष्य छुपा हुआ। सर, हिमाचल के क्रिकेट में स्कूल सर बन रहा था, बड़ा लंबा टाइम हो गया। वो क्या चीज़? कायनात में एक पैराग्लाइडिंग स्कूल बन रहा है, अपनी तरह का पहला ये नॉर्थ में इस तरह का प्रयास हो रहा है, और बीड में बन रहा है जी, वो बीड में जिसकी बात कर रहे हैं, पैराग्लाइडिंग, उसका मैं आपको निकाल दूंगा। भी हमने इनफैक्ट नई दिशाएं, जो ये हमारे टूरिज्म की जो पॉलिसी है, नई मंजिलें नई दिशाएं, उसके तहत हमने वहाँ पे काफ़ी पैसे दिए हैं। अगर आप अभी देख के आए, और हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उसमें काफ़ी सहयोग किया है। हमने नई टेक ऑफ स्टेप्स जो उस स्कूल के लिए जो आप बता रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशन के लिए वो मैंडेटरी है, वो एक पैडेड स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर बाकायदा नीचे जंप मिलता है। उसको हमने ऑलरेडी वहाँ पे लॉन्च कर दिया। हमारी इन प्लेस आ गई हैं 2 स्टेप्स, वो एक मैंडेटरी थी उसके लिए, वो हमारी अब फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं। इसका वर्ल्ड जो पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन है उसके कुछ एक दिन इंस्पेक्शन बची हैं, उसके बाद हम उसको उम्मीद है मार्च तक शुरू कर सकते। कोच जो खेले हैं, अलग अलग खेल हैं, लेकिन उनको प्रशिक्षण जो है वो यूथ को मिल पाए, उसके लिए भी कोई व्यवस्था जो है? जी बिल्कुल, पूरी व्यवस्था है उसके अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि हम अलग अलग डिपार्टमेंट से और कोचेस और अच्छे नेशनल इंटरनेशनल कोचेस को यहाँ पहले, जैसे जितेंद्र जी ने कहा, उस बात के ऊपर दम है कि पहले हम इसी को इन प्लेस ले आए, इन प्लेस ले आके हम इसको आइडेंटिफाई कर लें। अभी ये बैठकों का दौर हमारा खत्म नहीं हुआ, इसके बाद अभी लगातार हमारे 8-10 दिन इसमें बैठकें चलेंगी, जिसमें हम इसको, अभी तो हमने केवल स्पोर्ट्स पॉलिसी को लाकर एक डॉक्यूमेंट को आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है और आपके माध्यम से लॉन्च करना चाह रहा हूँ। और ये मेरा सौभाग्य कि मैं कांगड़ा क्षेत्र से आता हूँ, तो मैंने ये समझा कि मैं कांगड़ा के धर्मशाला की प्रेस के माध्यम से इसको रिलीज कर पाऊँ। ये मेरा सौभाग्य है। इसके आगे अब असली काम इसके आगे शुरू। हिमाचल क्रिकेट के इतिहास में एक स्वर्णिम पल आया है। 35 वर्षों में पहली बार हुआ है कि विजय हजारे ट्रॉफी में हिमाचल विजेता बना है। हिमाचल सरकार की ओर से कोई भी सम्मान समारोह या मैं बिल्कुल जाके मैं अरुण ठाकुर जी को मिलकर आया हूँ, और संजय जी मेरे साथ थे। हमने जाके सरकार की तरफ से इन्विटेशन एक्सटेंड किया है, और हमने उनको गवर्नर हाउस में शिमला में बुलाया है कि हम आके उनको वहाँ फैसिलेशन करें, और इनको हम जो नेशनल अवार्डीज होते हैं उस लेवल का सम्मान हम देना चाहेंगे, और उस कैटेगरी में हम उनको डालेंगे। ये हमारे लिए नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत प्राउड मूवमेंट है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस मूवमेंट कि आज हमारे बच्चों ने विजय हरारे पे कब्जा किया है, और जो संभव मदद उसमें उन बच्चों की होगी। मैं बिल्कुल BC से एक साथ इन टच हूँ। उसी संदर्भ में संजय जी मेरे साथ यहाँ बैठे। खिलाड़ियों की तो बात करूँ तो बहुत कम छोटा सा करियर होता है, तो ऐसे में अब जल्दी फ्री कहले हो जाते हैं, तो ऐसे में उन्हें पेंशन का भी प्रावधान इसमें है? पेंशन का प्रावधान उनके लिए है, जैसे आपने कहा, जो ओलंपिक्स खेले हुए हैं,
और अच्छे लेवल पे स्पोर्ट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और अगर उनके लिए कोई ऐसा फाइनेंशियल बैकअप नहीं है तो उनके लिए 60 साल के बाद पेंशन का प्रावधान भी इस पॉलिसी में किया गया। थैंक यू जी। मैं एक कॉपी आपको दे रहा हूँ।